खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास के सीरीज में आज हम लोग का क्लास नरम दल और गरम दल से संबंधित रहेगा। जैसे आपको बताया गया था कि भारत के गवर्नर जनरल क्लास से ले लिया चुका है, 57 की क्लास हो चुकी है, प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो गया, महात्मा गांधी का हो गया है। ये दोनों क्लास आपको एक में लिया जा रहा है। नरम दल की गतिविधियां और गरम दल की गतिविधियां को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए इसको 3 चरणों में समझा जाए। मैंने आपसे कहा कि समझने के लिए इसको छोटे छोटे चैप्टर में कर दिया और इसको 3 चरणों में समझा जाए। पहला चरण देखेंगे 1885 से 1905 के बीच में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है तब से लेकर। उसके बाद 1905 से 1919 के बीच में, क्योंकि जब जलियांवाला बाग कांड होता है, रोलेट एक्ट आता है, तब जो उदारवादी लोग होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं, उनकी विचारधारा में भी परिवर्तन हो जाता है और वो असहयोग आंदोलन, आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह की गतिविधियां करते हैं। उसके बाद 1919 से लेकर 1947 तक तीसरा चरण है। ये 3 चरण में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे। याद रखिएगा, पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है कि इसमें सुधार लाया जाए। दूसरे चरण में क्या इनका उद्देश्य होता है, स्वराज लाया जाए। और तीसरे चरण में इनका उद्देश्य होता है गांधीवादी उद्देश्य इनका होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बंगाल का विभाजन या बंग भंग, इसी को बोलते हैं बंग भंग, 1905 में। ठीक है, जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आते हैं, उनको हमने बिल्कुल लगा दिया है सीरीज में, देख लीजिएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन प्रभावी होता है, ये डेट पूछा जाता है, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है, यानी 1905 में भारत के गवर्नर कौन होते हैं? तो कर्जन होते हैं, ये पूरे भारत के गवर्नर होते हैं। और 1905 में बंगाल के गवर्नर कौन होते हैं, ये पूछता है एग्जाम में, और ये गलत हो जाता है आप लोग से। 1905 में बंगाल के गवर्नर कौन है? सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, बताइए यूपी के गवर्नर कौन है? आप पूछा जाए कि भारत के गवर्नर कौन है, तो आप बताएंगे, यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है और भारत के राष्ट्रपति कौन है। उसी समय वहां भी 2 चल रहा था, यानी बंगाल के कौन थे, तो बंगाल पूछेगा तो सर एंड्रयूज फ्रेजर, और भारत का पूछेगा तो कर्जन आप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बंगाल का विभाजन के समय गृह सचिव कौन थे? रिजले पूछ सकता है प्रश्न में। बंगाल के विभाजन के समय पत्रकार कौन थे? तो WH नेविन्सन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आती हैं। अब नोट में जो भी आपको आंदोलन हम बताएंगे, उसके बाद जो कुछ उससे संबंधित इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेंगे, उसको नोट में हम डाल देंगे। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट में देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है कि बंगाल विभाजन का कारण क्या है। जो बंगाल विभाजन होता है, तो अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियंत्रण में समस्या आ रही थी, इसलिए इस नियंत्रण की समस्या को दूर करने के लिए हमने बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। लेकिन भारतीय क्या कहते हैं, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? जो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। ठीक है, ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए और भारतीयों को बांटने के लिए बांटो और राज करो की नीति इनकी थी। ये जाते जाते ही भारत को बांट दिए, और बांटो और राज करो की नीति के लिए इन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बंगाल को विभाजित कर दिया। अब देखिएगा, यहाँ पे बंगाल का विभाजन 2 भागों में किया इन्होंने, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश त्रिपुरा का पूर्व भाग था और पश्चिम बंगाल बंगाल का पश्चिम भाग था। कलकत्ता के सभा में निर्णय हुआ कि भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता के अधिवेशन में ये निर्णय हुआ था। अब देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस या रक्षा बंधन दिवस मनाया गया। ये आ चुका एग्जाम में, कई बार आ चुका है कि रक्षा बंधन दिवस या शोक दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर कब मनाया गया, तो क्या आंसर देंगे? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये डेटा भी याद रखेंगे। उसके बाद भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे, इस बात का वर्णन सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संजीवनी पत्रिका में, सर्वप्रथम संजीवनी पत्रिका में आया, जिसके लेखक कृष्ण कुमार मित्र या के मित्र हैं। याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है, ये आप एग्जाम में आ सकता है। यानी
जो है पूछ सकता है संजीवनी पत्रिका के कौन है लेखक, तो कृष्ण कुमार मित्र या के मित्र हैं। ठीक है। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी, याद रखिएगा 5 वाराणसी में होता है और अध्यक्ष बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। ठीक है। और इसमें स्वदेशी की मांग होती है। स्वदेशी स्वराज दोनों में क्या अंतर है? स्वदेशी मतलब अपने देश का बना हुआ, स्वराज में हम लोग का राज। ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। पूछा हुआ है कि जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कर्जन की तुलना किस मुगल शासक से की जाती है, तो क्या आंसर देंगे? औरंगजेब से किया गया। बंग भंग को निर्मम भूल बताया गया। 1906 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के समय स्वराज का प्रस्ताव की मांग किया गया। आपको पहले हम बताए भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब पढ़ा रहे थे कि दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितनी बार अध्यक्ष बनते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं आगे इसके सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुझे मालूम है आप कई बार पढ़ चुके होंगे, अक्सर एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो सब में ये पूछता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे आते भी हैं। सूरत अधिवेशन में देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, याद रखिएगा, बोस मत लगाइएगा। ठीक है, रास बिहारी घोष थे। ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने गोला कर देना है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। अब इसमें पूछता क्या है देखिएगा, गरम दल के नेता को पूछता है, तो गरम दल के नेता याद रखिएगा लाल बाल और पाल। 1908 में तिलक को मांडले जेल कहाँ है? बर्मा में भेज दिया गया था, जिसके विरोध में मुंबई में मिल मजदूरों ने हड़ताल किया, जो भारत की प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछता है, भारत की प्रथम राजनीतिक हड़ताल किसने किया था? तो मुंबई के मिल मजदूरों ने किया था। ठीक है। और जो है किस लिए किया था? तो तिलक जी को मांडले जेल बर्मा में बंद कर दिया गया था। इसी समय लेनिन, याद रखिएगा, लेनिन का कथन आता है कि अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भारत का मजदूर जाग चुका है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है, अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भारत का मजदूर जाग चुका है। किसने कहा? लेनिन ने कहा। मांडले जेल बर्मा में तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। आ चुका है एग्जाम में कई बार, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? आप क्या आंसर देंगे? तिलक ने कहा था। ठीक है। अब एक और प्रश्न बताइए, लाख चाह कैसे प्रश्न आया? कई बार चाहने पर लाख चाह के भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं। कौन नहीं बनते, उनका नाम आप बताएंगे। दिल्ली दरबार देखेंगे हम लोग, दिल्ली दरबार 1911। यहां आप देखेंगे हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया, जिसमें जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है। ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम और मेरी आए थे, उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। ठीक है। और 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी घोषणा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट याद रखेंगे, 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई जाती है। प्रश्न आ चुका है कई बार कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब होती है? 1912 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो, इसकी घोषणा कब होती है? तो 1911 में। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। दोनों प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिसेन नारायण जी थे। ठीक है। इस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया, जिसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नोट याद रखिएगा, नोट में इंपॉर्टेंट है, भारत में दिल्ली दरबार लगता है, कितनी बार लगता है देखिएगा। सबसे पहले लिटन के समय 1877 में लिटन के समय लगा था, याद रखिएगा। और उसके बाद 1903 में कर्जन के समय लगा था, 1911 में हार्डिंग के समय लगा था। ये तीनों आप दिल्ली दरबार याद रखिएगा। आपको बताया गए थे लिटन के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में कौन लाया था? यही लिटन लाए थे। आर्म्स एक्ट कौन लाया था? लिटन लाए थे। दिल्ली में दरबार इन्होंने लगाए थे 1877। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। में लिटल लाइफ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रगान, ये इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी किताब से लिया गया है, जिसके लेखक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन होते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डिंग बम कांड 1912, याद रखिएगा। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक दिल्ली में एक जुलूस निकला था। उसी जुलूस के दौरान बम फेंका गया, जिसे दिल्ली बम कांड, ये भी दूसरा हार्डिंग बम कांड या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा के नाम से जाना जाता है। हार्डिंग के ऊपर बम रास बिहारी बोस ने फेंक कर जापान भाग जाते हैं, ठीक है। और जापान भागने के दौरान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक में जो है वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हार्डिंग बम केस में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद्र और अवध बिहारी को फांसी दी जाती है। लखनऊ समझौता पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता के बीच लखनऊ समझौता होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, नाम याद रखिएगा, पूछा हुआ कई बार, और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है, होते हैं। और पाकिस्तान जब आजाद होता है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली और प्रथम गवर्नर कौन होते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लखनऊ समझौता में 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्य ऐतिहासिक समझौता होता है, और दूसरा क्या होता है कि पिछले 9 सालों से जिन उग्रवादियों को निकाला गया था कांग्रेस से, उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया, जैसे तिलक को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। नोट में याद रखिएगा, इस लखनऊ समझौते में या इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है, ठीक है। एनी बेसेंट किस देश से आई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस अधिवेशन में प्रथम बार जिसमें कांग्रेस ने सांप्रदायिक सीट देने की उस बात स्वीकार की। कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है। तो डिटेल आप जब पढ़े रहेंगे, जैसे बता रहे, तो आप उसमें से आराम से एलिमिनेट कर लेंगे, खारिज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं, उसमें सब डाल सकता है। इस अधिवेशन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की समस्या से अवगत कराने के लिए अवगत कराया था, ठीक है। और गांधी जी क्या करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं कहाँ? चंपारण। महात्मा गांधी कहते हैं किसको? लखनऊ समझौता को, कि लखनऊ समझौता शिक्षित धनी मुसलमानों का एक समझौता था। याद रखिएगा, लखनऊ समझौता शिक्षित धनी मुसलमानों का एक समझौता था। होम रूल लीग आंदोलन 1916, इसको हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, होम रूल की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर होती है। दोनों लोग अलग अलग होता है, लास्ट में लोग मिलना चाह रहे हैं लेकिन विचार मिल नहीं रहे हैं, इसलिए जो है मिलन नहीं हो पाता है। अब देखिएगा, तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक में घोषणा होता है,
और गठन पूना महाराष्ट्र में होता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब डीपली प्रश्न में पूछ दे कि कर्नाटक में क्या होता है, तो तिलक द्वारा होम रूल की क्या होता है, घोषणा होता है, और पूना महाराष्ट्र में इसकी गठन होता है। ठीक है, तिलक का समाचार पत्र कई बार एग्जाम में आया है, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा आप। अक्सर ये आता है केसरी। केसरी किसका है, तिलक जी का, और किस भाषा में, मराठा भाषा में, याद रखिएगा। और दूसरा मराठा, केसरी और मराठा, और ये किस भाषा में, ये अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तिलक होम रूल का उद्देश्य था कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाए और स्वशासन की मांग की जाए, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा होम रूलिंग की आंदोलन की स्थापना मद्रास में होता है, और सितंबर 1916 में होता है। याद रखिएगा, दोनों लोग का 16 में, इनका अप्रैल 16 में, उनका सितंबर 16 में। ठीक है, पहले इनका होता है। एनी बेसेंट के समाचार पत्र, ये भी पूछा हुआ कई बार, याद रखिएगा। एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम न्यू इंडिया, यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है। ये दोनों आप पॉइंट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एनी बेसेंट द्वारा होम रूलिंग का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना था। होम रूलिंग आंदोलन एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, ने सर्वप्रथम शुरू किया था। 1914 को अपने पत्रिका कॉमनवेल्थ में इन्होंने स्वशासन की बात कही थी। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, वही CSC कहा जाता है उसको। एनी बेसेंट को नजरबंद करके ऊटी तमिलनाडु भेज दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। और जब यह 1917 में बाहर आई तो अपनी लोकप्रियता के कारण इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वां अधिवेशन में 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बना दिया गया। वही पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन होंगी, एनी बेसेंट। लेकिन पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1917 में, 1925 में। फिर याद रखिएगा इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, यह भी प्रश्न आ चुका है कई बार। होम रूल स्थापना 1916 का परिणाम यह होता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 या अगस्त घोषणा पत्र। ठीक है, मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को, ये चीज अलग है, आप एक समझ लीजिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है। ठीक है, और ये मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त प्रस्ताव अलग है। भारत के सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव की घोषणा होती है, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र या अगस्त घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। घोषणा पत्र के अनुसार भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कहा गया। भारत में मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया। रोलेट एक्ट, ठीक है, 1919। आप सब लोग इसको कई बार पढ़े भी होंगे, इसलिए इसको बहुत स्पीड से, बहुत धीमा भी नहीं लेके चल रहे हैं, स्पीड भी लेके नहीं चल रहा है, और एक बार आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा। क्योंकि आप सबका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं चाहता हूँ क्लास में कुछ अनावश्यक बात ना हो, बस काम की बात हो और आपको पढ़ाई हो। आपका कुछ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी हैं जिनको 1-1.5 GB पर डे मिलता है, उनकी डाटा खत्म हो जाता है, कुछ के बाद वाईफाई होता है तो अपना कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सबको देखते हुए क्लास लेना चाहिए। तो बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रोलेट एक्ट के अनुसार अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। यही क्या था, रोलेट एक्ट था। ठीक है, मतलब अंग्रेज जिसको चाहे उसको शक के आधार पर बंद कर सकती है। इससे क्या था, मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, काला कानून या काला अधिनियम, आतंकवादी अधिनियम भी कहा गया है। रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा में ज्यादातर होम रूल के युवा सदस्य थे, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट या कानून के अंतर्गत केवल शक के आधार पर अंग्रेजों को एक्शन लेना था। ठीक है, अब यहां देखेंगे रोलेट एक्ट या कानून के विरोध के कारण मूल अधिकारों का हनन था। रोलेट एक्ट के सत्याग्रह का नेतृत्व दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने संभाली थी। पूछा हुआ यह प्रश्न, रोलेट एक्ट का सत्याग्रह का नेतृत्व दिल्ली में कौन संभाला था, तो स्वामी श्रद्धानंद। ये क्यों पूछा था, क्योंकि इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का नारा दिया था। लगान किसने दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने। इस एक्ट के विरोध में देखिएगा महात्मा गांधी जी ने एंटी रोलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया।
ठीक है। अंग्रेजों द्वारा इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करके मुंबई छोड़ दिया गया। ठीक है, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, मुंबई छोड़ दिया गया और 1919 से गांधी जी की राजभक्ति, अंग्रेजों की राजभक्ति जो इनके प्रति थी, इस कानून के विरोध में समाप्त हो गई। उसके बाद जालियांवाला बाग कांड होता है 1919 में। आप देखेंगे इसमें रोलेक्ट के विरोध करने पर पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इस सभा में हंसराज, इस सभा को, जालियांवाला बाग सभा को हंसराज नामक एक व्यक्ति ने बुलाया था और बाद में यही हंसराज क्या हुआ कि सरकारी गवाह बन गया। इस सभा में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी और इस जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी। यहाँ आप देखेंगे इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर में यह भी पूछा हुआ कई बार, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि, हकीम अजमल ने पूछा हुआ है हाजिक उल मुल्क की उपाधि और वापस कर दी, तथा शंकर नायर ने वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटी बनाई गई। पहली कमेटी देखिएगा सरकार द्वारा और दूसरी कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो सरकार द्वारा हंटर कमेटी बनाई गई थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है हंटर कमीशन कब आया था, कमेटी कब आई थी, तो 1919 में। लेकिन याद रखिएगा हंटर कमीशन जो है 1882 में भी आया था, रिपन के समय आया था। रिपन के समय भारतीय शिक्षा पे उसने अपने घोषणा दिया था और निर्देशन दिया था, वो 1882 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 2 बार भारत में आया है। हंटर कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट दिया सरकार निर्दोष है, सरकार की कोई गलती नहीं है, इन्होंने कहा। यही महात्मा गांधी का कथन आता है कि एक कथन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है, पन्ने दर पन्ने निर्लज जो है सरकारी लिपापोती है, महात्मा गांधी ने कहा। कांग्रेस द्वारा तहकीकात समिति, ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। कांग्रेस द्वारा तहकीकात समिति बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट दिया कि सरकार दोषपूर्ण है। देखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। तहकीकात समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय होते हैं, आ चुका है, और सदस्य तैयब जी, CR दास, मोतीलाल नेहरू इसके होते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए इसको 2-3 भागों में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद जालियांवाला बाग के कांड जो है आगे के वीडियो में रहेंगे, आगे क्लास में रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालवर्ड पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।